जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजडम अपडेशन पर। आज हम लेकर आए हैं जनवरी 2024 के टॉप 70 करंट अफेयर्स। हमारा उद्देश्य है आपको देना एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू जिसे आप जनवरी के करंट अफेयर्स को समझ सके और अपनी तैयारी को नया आयाम दे सके। हम जानेंगे जनवरी माह में क्या हुआ, जियोपॉलिटिक्स से ग्लोबल इवेंट्स तक, नेशनल अपडेट्स, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड मोर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जीके नाउ करंट अफेयर्स मासिक पत्रिका का। इससे पहले आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तांसेक में किन दो देशों ने भाग लिया? तो इसमें भारत और सऊदी अरब ने भाग लिया। भारत और सऊदी अरब 29 जनवरी से 10 फरवरी तक राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास सादा तांसेक शुरू करेंगे। डीप फैक्ट्स जान लेते हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सादा तांसेक राजस्थान में शुरू हुआ। भारत और सऊदी अरब 29 जनवरी 10 से 10 फरवरी 2024 तक राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास सादा तांसेक शुरू करेंगे। प्रत्येक देश के 45 कर्मी इस अभ्यास में भाग लेते हैं, जो आतंक विरोधी, उग्रवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है। इस अभ्यास का उद्देश्य अर्ध रेगिस्तानी इलाके में संयुक्त अभियानों के लिए सैनिकों को प्रशिक्षित करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। इसमें रक्षा सहयोग का स्तर भी बढ़ेगा और दोनों देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। महिला सशक्तिकरण, और माफ कीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है, सीएपीएफ अन्य सहायक बलों के बीच किस दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर है दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी। न्यायाधीशों के 3 पैनल ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए 3 सेनाओं की मार्चिंग टुकड़ियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ, अन्य सहायक बलों की मार्चिंग टुकड़ियों और विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा मंत्रालय विभागों की झांकी को प्रदर्शन का मूल्यांकन किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुओं की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों हिम तेंदुआ की संख्या है 718। भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन SPAI 30 जनवरी 2024 को जारी किया गया। भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की जनसंख्या आकलन SPI के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित संख्या 718 है। डी फैक्ट्स जान लेते हैं। यह है दिल्ली पुलिस की टुकड़ी। दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ी को सीएपीएफ में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का खिताब दिया गया है। यह है हिम तेंदुआ। भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन SPAI 30 जनवरी 2024 को जारी किया गया। पहला वैज्ञानिक मूल्यांकन, भारत में संभावित हिम तेंदुओं को 70% से अधिक का मूल्यांकन 4 वर्ष तक। जनसंख्या अनुमान, भारत में 718 हिम तेंदुए, सबसे अधिक लद्दाख में 477 है। उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में है। पर्यायवास है इनका 9300 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में, 9300 वर्ग किलोमीटर में से अधिक में अधिभोग दर्ज किया गया है और 1 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक में अनुमानित उपस्थिति है इनकी। अगला प्रश्न है, बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है?
तो दोस्तों आपको पता होगा विजय चौक नई दिल्ली 29 जनवरी 2024 को बीटिंग द रिट्रीट समारोह नई दिल्ली के विजय चौक पर 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह के समापन को चिन्हित किया। संगीतमय प्रदर्शन में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बैंड शामिल हुए। अगला प्रश्न है परिच्छेद में उल्लिखित सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति हैं, इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है रोहन बोपन्ना की उपलब्धि का क्या महत्व है? तो रोहन बोपन्ना वह पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है। 43 साल की उम्र में बोपन्ना पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। दोस्तों ये हैं रोहन बोपन्ना और इनके पार्टनर मैथ्यू एबडेन। रोहन बोपन्ना ने पुरुष युगल टेनिस में विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल की। यह उनकी पहली एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचना है। उन्होंने पार्टनर मैथ्यू एबडेन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल जीतने के बाद यह उपलब्धि हासिल की। 43 वर्षीय बोपन्ना पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। वह लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा के साथ रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले चौथे भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। गौरतलब है कि ये चारों खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम विजेता भी है। अगला प्रश्न है भारत से टेनिस के ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? तो जैसा मैंने ऊपर जिक्र किया, लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। वह लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा के साथ रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले चौथे भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप किस जोड़ी ने जीती है? तो ये रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 के पुरुष एकल फाइनल में कौन विजयी हुआ? तो ये जैनिक सिनर हैं। जैनिक सिनर ने 28 अगस्त 2024 को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में जीत हासिल की। जैनिक सिनर 1976 में एड्रियानो पनाटा के बाद ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले इटालवी व्यक्ति बने। दोस्तों ये हैं जैनिक सिनर। सिनर ने कड़े मुकाबले में डेनियल मेदवेदेव को हराया और 2 सेट की हार से उबरते हुए 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 से जीत हासिल की। 22 वर्षीय चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी की जीत ऑस्ट्रेलियन ओपन में उनकी पहली बड़ी ट्रॉफी है। वर्ल्ड नंबर 4 रैंक वाले सिनर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच की 33 मैचों की जीत का सिलसिला को खत्म कर दिया। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, नीतीश कुमार। जदयू नेता नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली। नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए भाजपा के 3 और जदयू के 3 समेत 8 कैबिनेट मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दिलाई शपथ। दोस्तों राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गोवा से हैं। शामिल किए गए मंत्रियों में भाजपा के सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और प्रेम कुमार के साथ जदयू के विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और श्रवण कुमार शामिल हुए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम से संतोष कुमार सुमन जीतन राम मांझी के पुत्र हैं। एक निर्दलीय सदस्य भी कैबिनेट में शामिल हुए। अगला प्रश्न है उस भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है जिन्होंने 2003 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता?
तो वी ऑल नो विराट कोहली ने आईसीसी अवार्ड्स 2023 में वनडे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। वह चौथी बार है जब उन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया है। इससे पहले वे 2012, 17 और 18 में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न है 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति। परेड में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे, जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक विविधता, एकता, सैन्य ताकत और बढ़ती नारी शक्ति पर प्रकाश डाला। अगला प्रश्न है 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी? तो दोस्तों इसका थीम था विकसित भारत और लोकतंत्र की मातृका। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थीम पर आधारित इस परेड में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए लगभग 13,000 विशेष अतिथि शामिल हुए। अगला प्रश्न है जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट ने किन दो देशों ने भाग लिया? तो इसका आंसर है फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने 23 जनवरी 2024 को अरब सागर के ऊपर फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल FASF और संयुक्त अरब अमीरात UAE वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में लड़कियों की सहायता और अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो समारोह अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 के लिए बजट तैयारी प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिन्हित करने हेतु हलवा समारोह 24 जनवरी 2024 को नॉर्थ ब्लॉक्स में हुआ। पराक्रम दिवस का क्या महत्व है? तो दोस्तों पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। 23 जनवरी 2024 को भारत ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मनाई। बोस की अदम्य भावना और भारत की स्वतंत्रता में उनके अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए इस दिन को पराक्रम दिवस या साहस दिवस के रूप में मनाया जाता है। संबंधित फैक्ट्स है आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? तो आज़ाद हिंद का नारा था जय हिंद। इस वीडियो को शुरुआत हम लोगों ने भी जय हिंद के उद्घोष के साथ शुरू किया था। कर्पूरी ठाकुर भारत के किस राज्य से थे? तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कर्पूरी ठाकुर ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कौन सी प्रमुख पहल लागू की थी? तो इन्होंने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया था। बिहार के मुख्यमंत्री 1970 से 71 और 1977 से 79 के रूप में कर्पूरी ठाकुर ने भूमि सुधार, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन के लिए अभूतपूर्व पहल लागू की। उन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म करने, लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा शुरू करने और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों से के माध्यम से सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध रूप से याद किया जाता है। कुछ डीप फैक्ट्स जानते हैं कर्पूरी ठाकुर और भारत रत्न से संबंधित। दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न अब तक 49 विभूतियों को दिया गया है। इनमें से 4 बिहार की माटी के हैं। भारत रत्न पाने वाले कर्पूरी ठाकुर बिहार से 5वें हैं। यह सम्मान सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई। इसका नाम पीएम करते हैं। पुरस्कार के पात्र लोगों के नाम प्रधानमंत्री प्रस्तावित करते हैं। हर साल यह सम्मान दिया जाता है। दिया जाना अनिवार्य नहीं है। एक बार में 3 ही लोग इसे पा जाते हैं। हर वर्ष 26 जनवरी को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। देश के रत्न पहला पुरस्कार 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। सबसे युवा सचिन तेंदुलकर 40 वर्ष की उम्र में। और गैर भारतीय सम्मानित होने वाले भारत रत्न हैं खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका से हैं और खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान से।
सम्मान के अंतर्गत पदक, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया प्रमाण पत्र व एक पदक दिया जाता है। पीपल के पत्ते के आकार का पदक कांस्य का होता है। अगले भाग पर किरणें बिखेरते सूर्य और पिछले हिस्से पर अशोक चिन्ह के साथ नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाले बिहार के 5 सपूत है: डॉक्टर BC रॉय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर। दोस्तों अगला प्रश्न है, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित मंदिर में अनुष्ठानों का नेतृत्व किया। गर्भगृह में रामलला की मूर्ति का अनावरण किया गया। डी फैक्ट्स जान लेते हैं। अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित मंदिर के अनुष्ठानों का नेतृत्व किया। गर्भगृह में रामलला की मूर्ति का अनावरण किया गया। समारोह में यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, CM योगी आदित्यनाथ, RSS प्रमुख मोहन भागवत, उद्योगपति, फिल्म अभिनेता और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। दोस्तों अगर आप लोगों ने रामलला से संबंधित हमारा वीडियो नहीं देखा है तो श्री राम मंदिर अयोध्या के ऊपर हमने टॉप 40 क्वेश्चंस जो संभावित आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, उसका वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस। चर्चा में ये इसलिए हैं क्योंकि ये 22 जनवरी 2024 को भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो स्वर्ण पदक मानसिंह जीते हैं। मानसिंह ने 22 जनवरी 2024 को हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष युगल में फाइनल में कौन हार गए? तो दोस्तों ये सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी। 21 जनवरी 2024 को इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष युगल फाइनल में सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी हार गए हैं। दोस्तों ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं इस परिप्रेक्ष्य में कि इनको इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए इनको सम्मानित किया गया है। 2023 के लिए सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है? तो ये कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के लिए पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। पुरस्कार विजेताओं को देश के सभी क्षेत्रों से चुना गया और कला और संस्कृति में बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल में उनके उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मान्यता दी गई। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG 2024 का छठा संस्करण 19 जनवरी 2024 को शुरू हुआ और 31 जनवरी 2024 को समाप्त होगा। इसी वर्ष तमिलनाडु राज्य के 4 शहरों चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै और त्रिची में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों भारत पर्व 2024 लाल किला दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये 23 से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर गणतंत्र दिवस के हिस्से के रूप में वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन कर रहा है।
अगला प्रश्न, नई दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों इसके लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष कर दी गई है। 16 न्यूनतम नामांकन आयु, कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को नामांकन नहीं कर पाएगा अब। विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जागरूक पैदा करना और विकास और कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार द्वारा प्रमुख केंद्रीय योजनाओं को बढ़ावा देने और निगरानी करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान है। माफ कीजिएगा, वो उसका डिस्क्रिप्शन था। अगला प्रश्न है, ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण है सीमा विवाद। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया हमले में मध्य पूर्व में अस्थिरता को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इसको हम लोग मैप से समझेंगे। तो दोस्तों ये है ईरान और ये है पाकिस्तान। ऊपर अफगानिस्तान है और पाकिस्तान ईरान की बॉर्डर शेयर लगभग 900 किलोमीटर शेयर करती है। इस प्रकार इस तरफ है पाकिस्तान की तरफ बलूचिस्तान और इधर सिस्तान। दोनों देश 900 किलोमीटर की अस्थिर सीमा साझा करते हैं, जिसमें से एक तरफ पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत और दूसरी तरफ ईरान का सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत है। दोनों देश का बलूच क्षेत्र में आतंकवादियों से लड़ने का इतिहास रहा है। असामान्य हमले, एक सामान्य अलगाववादी दुश्मन का सामना करते समय दोनों पक्षों के लिए एक दूसरे की धरती पर आतंकवादियों पर हमला करना असामान्य है। ईरान के हमले, ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पर हमले करके संघर्ष की शुरुआत की, जिसमें 2 बच्चों सहित कई लोग हताहत हुए। ईरान ने ईरानी आतंकवादियों को निशाना बनाने का दावा किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और द्विपक्षीय संबंधों का उल्लंघन माना। इसके विपरीत पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान में कथित अलगाववादी ठिकानों पर अत्यधिक समन्वित और लक्षित सैन्य हमलों के साथ जवाबी कार्रवाई की। इन हमलों में हम महिलाएं और बच्चे समेत कई लोग हताहत हुए। तनाव और चिंताएं, दोनों देशों के बीच व्याप्त तनाव गंभीर चिंता का विषय है। दोनों देशों ने आतंकवाद का सामना किया है और संप्रभुता और स्वतंत्रता के सम्मान की वैश्विक आवश्यकता है। दोस्तों अगला फैक्ट्स है, एशियाई बौद्ध सम्मेलन फॉर पीस एबीसीपी की 12वीं महासभा का उद्घाटन 17 जनवरी 2024 को नई दिल्ली, भारत में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया है। संबंधित क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का जन्म किस देश में हुआ? तो ये हमारे प्यारे देश भारत में हुआ। जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 का कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद में हुआ। ये 18 जनवरी 2024 को हुआ था। 12वीं सदी का श्री जगन्नाथ मंदिर किस शहर में, राज्य में स्थित है? तो ये पूरी उड़ीसा में स्थित है। चर्चा में है एसएमपीपी पुरी के श्री कृष्ण जगन्नाथ मंदिर। पुरी के 12वीं सदी के श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास एक विशाल परिधीय विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक द्वारा। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्ष में भारत में लगभग 25 करोड़ लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है। इस प्रकार 29% से लगभग 29% से लगभग 11% लोग गरीबी की दर में गिरावट दर्ज की गई है। उल्लेखित है कि 9 वर्षों की अवधि में गिरावट 29% से घटकर 11% हो गई है। वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूछा जा सकता है, तो इसको याद रख लेंगे, बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम। अच्छा, इसके पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनघड़िया, जिनको 16वें वित्त आयोग 16 फिनांस
कमीशन का अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यन ने इस बात पर जोर दिया कि 8 से 9 वर्षों में पूर्ण गरीबी को आधे से कम करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो दुनिया के सामने अपने SDG लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करेगी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता है। लियोनेल मेसी ने लंदन में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। मेसी ने पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार यह पुरस्कार जीता है। ये अपने आप में एक अविश्वसनीय है। जनवरी 2024 में पुरस्कार समारोह में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी को, तो महिला में है ये एटेना बोनमती। स्पेन और बार्सिलोना के स्ट्राइकर एटेना बोनमती को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। इनको देख लेते हैं दोस्तों एक बार। ये है लियोनेल मेसी, दोस्तों मैनचेस्टर सिटी के कोच पेप गार्डियोला को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मैनेजर के रूप में पुरस्कार मिला है। एटेना बोनमती को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी। इंग्लैंड की कोच सरीना विगमैन ने चौथी बार सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का पुरस्कार जीता है। मैनचेस्टर सिटी के गोलकीपर एडरसन को सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि इंग्लैंड की महिला गोलकीपर मैरी इरप्स ने यह पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू त्योहारों का क्या महत्व है? तो दोस्तों सर्दियों की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत। फसल के त्यौहार मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू 15 जुलाई 2024 को देश के विभिन्न माफ कीजिएगा, 15 जुलाई नहीं, 15 जनवरी को देश के विभिन्न जनवरी हो गई, जनवरी को देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए गए। ये त्यौहार सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत के प्रतीक है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 16 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है। यह कार्यक्रम 21 जनवरी तक जारी रहा और जबकि अभिषेक 22 जनवरी को हुआ। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हो रही है? तो ये दावोस स्विट्जरलैंड में हो रही है। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 15 जनवरी 2024 को स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो गई है। इसका विषय है विश्वास का पुनर्निर्माण। सम्मेलन का विषय है पुनर्निर्माण ट्रस्ट, जो नई प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रस्तुत अवसरों की खोज और निर्णय लेने और वैश्विक साझेदारी पर उनके प्रभाव पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, मलेशिया ओपन सुपर 1000 में पुरुष युगल फाइनल में भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो ये थे सात्विक साईराज और अंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी। 14 जनवरी 2024 को मलेशिया ओपन सुपर 1000 में पुरुष युगल फाइनल में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को करीबी हार का सामना करना पड़ा। 14 जनवरी 2024 को रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो नए राजा हुए हैं प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स 14 जनवरी 2024 को डेनमार्क के नए राजा बने। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के लाभार्थी कौन है? तो ये विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों को 1 लाख लाभार्थियों की पहली किस्त जारी की। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों जिसे PVTG के
सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए पीएम जनमन पिछले पिछले साल नवंबर में शुरू की गई थी। दोस्तों, भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है? तो भारत के सबसे लंबे पुल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शेवा अटल सेतु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को भारत के सबसे लंबे पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया। आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली की प्राथमिक क्षमता क्या है? तो इसकी प्राथमिक क्षमता है उच्च गति, फुर्तीले हवाई खतरों का अवरोधन। आकाश एनजी एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है जो उच्च गति, फुर्तीले हवाई खतरों को रोकने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों, चांदीपुर ओडिशा में है। डीआरडीओ ने चर्चा में इसलिए है कि डीआरडीओ ने 12 जनवरी 2024 को आईटीआर चांदीपुर में नई पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। सत्र के दौरान अंतरिम बजट कौन पेश करेगा? तो सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किए हैं। इनफैक्ट कल ही पेश किए हैं ये। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर उपलक्ष्य में हम लोगों ने चर्चा किया है इसका। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया था? तो ये अल शबाब है। 10 जनवरी 2024 को सोमालिया में अल शबाब लड़ाकों ने संयुक्त राष्ट्र के एक हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया था। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह हर साल की भांति इस साल भी 10 जनवरी 2024 को मनाया गया। विश्व स्तर पर हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ यह दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? तो संयुक्त अरब अमीरात और अमीरात के राष्ट्रपति इसमें भाग लिए। और अबू धाबी के शासक मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जो भारत और यूएई के बीच गहरे संबंधों का प्रतीक है। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका प्राथमिक लक्ष्य है इंसानों को चांद पर भेजना। नासा में आर्टेमिस कार्यक्रम की अपनी योजना को स्थगित कर दिया है, जिसका उद्देश्य मनुष्य को चंद्रमा पर भेजना है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के उद्घाटन में किन देशों के राष्ट्रपति भी उपस्थित थे? तो ये थे मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2024 को गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी, तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भाग लिया। गैब्रियल अटल किस उम्र में आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये 34 साल की उम्र में गैब्रियल अटल आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न है, लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो शेख हसीना जी को। अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की शपथ ली हैं। अगला प्रश्न, केजी डॉन 92/2 ब्लॉक कहाँ स्थित है? जहां ओएनजीसी जनवरी 2024 में क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू करेगा। दोस्तों, काफ़ी ये चर्चित है। बंगाल की खाड़ी में ओएनजीसी, भारत की एक महारत्न कंपनी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन, दोस्तों याद रखिएगा, कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपने क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू किया है।
अगला प्रश्न है, वरुण तोमर ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर है पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल। वरुण तोमर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 239.6 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि अर्जुन चीमा ने रजत रजत पदक हासिल किया। अगला प्रश्न है, ईशा सिंह ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में ईशा सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में 243.1 के स्कोर से के साथ स्वर्ण पदक जीता और पाकिस्तान की तलत किशमाला ने दूसरी कोटा स्थान अर्जित करते हुए रजत पदक जीता। दिसंबर 2023 में भारत मालदीव संबंधों में गिरावट का कारण क्या था? दोस्तों, ये काफी चर्चित, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। इसका कारण रहा पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी। दोस्तों, दिसंबर 2023 में मालदीव के 3 उप मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की 2 दिवसीय यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। इसे एक पर्यटक आकर्षण के केंद्र के रूप में प्रचारित किया। इससे भारत मालदीव संबंधों में खटास आ गई। भारत सरकार ने इस मुद्दे को मालदीव के सामने उठाया, जिसके बाद मालदीव सरकार ने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने अपने ओपीडी ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है? तो दोस्तों, ये एम्स नई दिल्ली में है और एम्स नई दिल्ली ने अपने ओपीडी ब्लॉक में देश की सबसे पहली स्मार्ट लैब स्थापित कर दी है। दुबई में रिकॉर्ड सेटिंग कंसर्ट के दौरान सुचेता सतीश ने कितनी भाषाओं में गाना गाया? तो ये रिकॉर्ड है, सुचेता सतीश ने 140 भाषाओं में गाना किया है। कंसर्ट के दौरान उन्होंने अभूतपूर्व 140 भाषाओं में गाना गाया। अगला प्रश्न काफी चर्चित है, लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है? तो लैग्रेंजियन पॉइंट वह बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन तक पहुंचते हैं। चर्चा में इसलिए है कि इसरो ने 6 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक आदित्य L1 को उपग्रह को लैग्रेंजियन बिंदु के आसपास अपनी अंतिम कक्षा में स्थापित किया। लैग्रेंजियन वह जगह है जहां पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन प्राप्त करते हैं, जिससे ग्रहण की बाधा के बिना सूर्य का अवलोकन संभव हो पाता है। अगला प्रश्न है, सोमालिया के तट के पास अपहृत मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? तो दोस्तों, ये था मार्कोस, हमारे जाबाज मार्कोस नेवी के कमांडो मालवाहक जहाज, इसका नाम याद रखिएगा, एमवी लीला नॉर्फोक को 4 जनवरी की रात सोमालिया के तट के पास से अपहरण कर लिया गया था, जिसे रेस्क्यू किया गया। दोस्तों, भारत के कुछ विशेष फोर्सेज हैं, जैसे नेवी के मार्कोस, एयरफोर्स के गरुड़ा और इंडियन आर्मी के हैं पैरा एसएफ। इसके अलावा रॉ के अंतर्गत आते हैं एसपीजी और एमएचए के अंतर्गत आते हैं एनएसजी। ये भारत के कुछ स्पेशल फोर्सेज हैं। भारतीय नौसेना के विशिष्ट कमांडो मार्कोस ने मालवाहक जहाज को साफ करने के लिए ऑपरेशन चलाया था और उन्हें सफलतापूर्वक वहां से जहाज का रेस्क्यू किया। अगला क्वेश्चन है, 2024 के T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, 1 जून से 29 जून 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2024 T20 पुरुष विश्व क्रिकेट कप के लिए समूहों की घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट 1 जून से 29 जून तक 2024 के वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया? तो इसका आंसर है इंद्रमणि पांडे। भारत के वरिष्ठ राजनयिक राजदूत इंद्रमणि पांडे ने 4 जनवरी 2024 को ढाका में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के महासचिव का पद ग्रहण किया। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है?
तो दोस्तों प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। प्रेरणा भारतीय शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों और मूल्य आधारित शिक्षा के दर्शन का अनुरूप है, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित है। प्रेरणा का फोकस है विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास करना। अगला प्रश्न है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए किस कंपनी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को मिला। ये सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेल के प्रोत्साहन की श्रेणी में पुरस्कार मिला है इन्हें। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु में जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 में किसके लिए सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है उभरती और युवा प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेंड शो का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इसका आयोजन मुंबई में हो रहा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 4 जनवरी 2024 को मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो IIJS 2024 का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रमुख दिवस से है, विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ब्रेल एक सांकेतिक भाषा का रूप है, अंधों और दृष्टि बाधित लोगों के लिए स्पर्शनीय लेखन प्रणाली है। श्रवण बाधितों के लिए बोली जाने वाली भाषा की एक प्रणाली है। इसके अलावा प्रिंट मीडिया में प्रयुक्त एक प्रकार का दृश्य फॉन्ट है। अंधों और दृष्टि बाधित लोगों के लिए स्पर्शनीय लेखन प्रणाली। इस दिन का उद्देश्य नेत्रहीनों और दृष्टि बाधितों के लिए संचार पद्धति के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। एनसीसी चर्चा में इसलिए कि एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और विविधता में एकता को बढ़ावा देने के लिए शिविर के लक्ष्य पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर 2024 में उत्तर पूर्व की 45 लड़कियां भाग ले रही, नॉर्थ ईस्ट की 45 लड़कियां भाग ले रही हैं। भारत में ट्रक ड्राइवरों के व्यापक प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों इसका प्रदर्शन का कारण हालिया आपराधिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता इसका कारण था। हाल ही में अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता नामक आपराधिक संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों में क्या जुर्माना और जेल की अवधि निर्धारण है? तो इसके तहत 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल थी। इसी के लिए ट्रक ड्राइवरों को व्यापक हड़ताल हुआ था। ट्रक, टैक्सी और बस ऑपरेटरों ने हाल ही में लागू भारतीय न्याय संहिता बीएनएस नामक आपराधिक संहिता में हिट एंड रन मामलों के लिए 7 लाख रुपए के जुर्माने और 10 साल की सजा के प्रावधान का विरोध करते हुए 3 दिवसीय हड़ताल शुरू किया था। इसे वापस ले लिया गया है। एमएस किसने प्राप्त किया? 2024 में स्वामीनाथन पुरस्कार। तो ये पुरस्कार किए हैं प्रोफेसर BR कंबोज। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में राजस्थान में भारत और UAE के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो वियोल्नो इसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2024। भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 2 जनवरी से 15 जनवरी तक राजस्थान में किया गया। किस भारतीय राज्य ने 2024 के पहले दिन 108 संस्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात ने 2024 के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2024 को 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज रिकॉर्ड बनाया। ब्रिक्स की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी और कौन से देश इसके संस्थापक सदस्य थे? तो दोस्तों ब्रिक्स की स्थापना 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ गठित हुआ। शुरुआत में 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा गठित किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के साथ इसका विस्तार हुआ। चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में है कि मिस्र, इथोपिया, ईरान,
मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी 2024 को शामिल होने वाले नए सदस्य हैं। विस्तारित समूह को अक्सर ब्रिक्स प्लस कहा जाता है, हालांकि किसी आधिकारिक नाम की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। इसे याद रखेंगे, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हमने अभी चर्चा किया था। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को किया गया है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। 16वें वित्त आयोग में ऋत्विक रंजनम पांडे की क्या भूमिका है? तो ये सचिव रहेंगे। आईएएस अधिकारी ऋत्विक रंजनम पांडे आयोग के सचिव होंगे। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट पर प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है ब्रह्मांडीय एक्सरे का ध्रुवीकरण का विश्लेषण। यह आकाशीय स्रोतों से ब्रह्मांडीय एक्सरे का ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए भारत के पहले समर्पित वैज्ञानिक प्रयास का प्रतीक है। सो दोस्तों, आपको शुक्रिया समय देने के लिए और खुद को अपडेट रहने के लिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सो स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे कनेक्टेड।